बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज दरअसल एक वायरस का नाम है। अक्सर स्टूडेंट चूँकि बैक्टीरिया की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, वो समझते हैं शायद ये कोई बैक्टीरिया की टाइप है। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में पहली बात जो आप लोगों ने अच्छी तरह जहन नशीन करनी है वो ये है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है बल्कि वायरस है। फिर इसके नाम में बैक्टीरियो का वर्ड क्यों लगाया गया है, तो इसका लफ्ज़ी मतलब है बैक्टीरिया फेज खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाए, बैक्टीरिया पर अटैक करे, वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो ये एक डाइवर्स ग्रुप है, इसमें इस वायरस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ऑफ वायरसेस का ये एक वैरायटी वाला ग्रुप है दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो किस पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स वायरस है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स वायरस उस वायरस को कहा गया था जिसके अंदर एक हेड होती है, एक टेल होती है। तो आमतौर पे ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, इनमें जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, हेड भी नज़र आएगा और टेल भी नज़र आएगी। बैक्टीरियोफेज की वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर और मारूफ बैक्टीरियोफेज वो हैं जो ई कोलाई को इफेक्ट करते हैं। और ई कोलाई को इफेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफेज की भी काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन उन वैरायटी में जो सबसे बेस्ट नोन है वो टी फेज है। और टी फेज की भी आगे काफ़ी सारी वैरायटी है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6, ऐसे मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर वो T4 है, और आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है वो T4 का ही स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। तो T4 फेज, अगर हम T4 फेज की बात करें तो अभी हमने कहा कि जैसे कॉम्प्लेक्स वायरस, वो हमारे पास वायरस होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो T4 फेज, इसका एक हेड होगा, एक टेल होगा। जो हेड है वो दो चीज़ों का मजमूआ है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है उसको कोर कहा जाता है, और कोर किस शक्ल में है, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल्स। ये जो कोर है, या इसको जीनोम भी हम कह सकते हैं या सेंट्रल कोर भी कह सकते हैं। तो ये एक DNA का मॉलिक्यूल है, और DNA का मॉलिक्यूल आपको पता है कि वो डबल स्टैंडर्ड होता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और इसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन का कोट होता है वो कैप्सिड कहलाता है। आगे कैप्सिड किस शेप का होगा ये वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है। जैसे पिरामिडल्स एक शेप है, पिरामिडल शेप कैसी शेप होती है, जिसमें दो ट्राइंगल को उनकी बेस के ज़रिए से जोड़ा गया हो। प्रिज्म शेप, आपको पता है प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल होता है जिससे जब लाइट पास करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो उस शेप का कैप्सिड भी हो सकता है, हेक्सागोनल जिसकी 6 साइडेड हो। तो इनमें से किसी भी शेप का ये कैप्सिड हो सकता है। यानी इन शॉर्ट हेड के अंदर कितनी चीज़ें, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, बाहर एक प्रोटीन कोट है, जैसे मैंने यहाँ हेक्सागोनल कोट ड्रा किया, और उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA का मॉलिक्यूल है, ऐसे DNA का मॉलिक्यूल। और इस हेड के साथ टेल कनेक्टेड होती है, इस हेड के साथ क्या कनेक्टेड होती है, टेल। अच्छा, अगर टेल की बात करें, टेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू हेड। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, हेड तो दो चीज़ों का मजमूआ है ना, एक कोर जिसमें DNA होता है और दूसरा कैप्सिड जो प्रोटीन कोट है, यानी प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का मजमूआ हेड है। लेकिन जो टेल है इसमें सिर्फ प्रोटीन होती है, लेकिन आगे प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे सबसे अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इनर कोर ऑफ द टेल कह सकते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये अंदर की तरफ होता है, और उसके बाहर एक प्रोटीन की बनी हुई शीट होती है, प्रोटीन की बनी हुई शीट होती है। यानी अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इनर कोर कहा जाता है, और बाहर की तरफ एक शीट है। उसके बाद हेड और शीट को आपस में कनेक्ट किया जाता है, यानी यहाँ एक स्ट्रक्चर जो हेड और शीट को आपस में कनेक्ट करेगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है नेक, या इसको बाद हम कॉलर भी कह देते हैं, कॉलर। ये क्या है, कोर है, कोर ऑफ टेल, और ये क्या है, शीट है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह ये जो शीट है इसके दूसरी तरफ एक प्लेट सी लगी होती है, प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर सा लगा हो, चूंकि एंड पे लगा होता है तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंड प्लेट, या इसको बेस प्लेट भी कह सकते हैं, एंड प्लेट या बेस प्लेट, क्योंकि ये बेस पे लगी होती है, एंड पे लगी होती है।
आगे इस बेस प्लेट के साथ 6 धागे नुमा स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, 1 2 3 ऐसे 6 टेल फाइबर इनको कहा जाते हैं। ऐसे फाइबर, ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर जो किसके साथ अटैच हो, टेल फाइबर। तो ये किसके साथ अटैच होते हैं, एंड प्लेट के साथ। और इनका काम है कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो बैक्टीरिया की सरफेस पे इन टेल फाइबर के ज़रिए से वो अटैच होगा। तो इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन अटैचमेंट विद सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। और ये जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे इनर ट्यूब हो या इनर कोर हो, शीट हो, नेक हो या कॉलर हो, एंड प्लेट हो या बेस प्लेट हो, टेल फाइबर, ये सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो ये किस तरह अटैक करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसकी सरफेस पे एक बैक्टीरियोफेज आके अटैक करते हैं। तो अटैक क्या करते हैं, ये अपनी टेल फाइबर के ज़रिए से बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपनी टेल के ज़रिए से, टेल के अंदर से कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होती है तो शीट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कोर जो है वो लंबा हो जाते हैं। यानी कोर क्या हो जाती है, जो अंदर की ट्यूब है वो लंबी हो जाती है। ऐसे कब होगी, शीट क्या कॉन्ट्रैक्ट करने से कोर लंबा हो जाएगा, और इस ट्यूब के ज़रिए से फिर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। क्लियर। तो हमारे पास बैक्टीरियोफेज पहले अटैच हुआ, उसके बाद फिर उसने अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर भेज दिए। अब ये वाला जो डीएनए ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, बैक्टीरिया में डीएनए और क्रोमोसोम जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो एक ही हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ये वाला जो डीएनए है ये इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम या डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है। क्लियर। तो जब ये वाला डीएनए इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये इस डीएनए का कंट्रोल संभाल लेते हैं। और जब ये इसका कंट्रोल संभाल लेते हैं तो लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने एक बात की थी कि जो वायरस है वो खुद कॉपी नहीं बनाता, वो सेल के अंदर जाता है। सेल के जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, यानी सेल जिस के ज़रिए से अपनी चीज़ें बनाता है, ये उसका कंट्रोल कैसे संभालता है कि वो अपने डीएनए जिसने पूरे सेल को कंट्रोल करना है उसको अपने बस में ले ले। इन शॉर्ट कि ये वाला जो डीएनए है ये मास्टर बन जाते हैं, आका हुक्म देने वाला, और बैक्टीरिया को जो डीएनए है वो गुलाम बन जाते हैं, स्लेव। अच्छा, बैक्टीरिया का डीएनए इसने पूरे बैक्टीरिया के सेल के लिए चीज़ें बनवानी है कि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं सेल के मेटाबॉलिज्म को, सेल के अंदर के प्रोसेस को डीएनए इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो फिर प्रोसेस आगे चीज़ें बना रहे होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि सेल ने किस तरह चीज़ें बनानी, उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है, इस डीएनए के पास आ रही है। अब ये वाला जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो इसके साथ अटैच हुआ है, वो इस स्लेव को यानी इस गुलाम को हुक्म देता है, भाई अपनी चीज़ें बेशक ना बनाओ, मेरी चीज़ें बनाओ। अब जब ये इसको हुक्म देता है तो इसके हुक्म की वजह से जो सेल है अपने फंक्शन को सही तरह परफॉर्म करने की बजाय ये वायरस की चीज़ें बना के नए वायरस की कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते 25 मिनट में कहा जाता है कि 200 के करीब बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाते हैं। अब जब ये बैक्टीरियोफेज तैयार हो गए, ये सेल को फाड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं, फिर नए बैक्टीरिया को ढूंढते हैं। क्लियर। तो इस तरह हमारे पास बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और बैक्टीरिया से ही अपनी कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के बाद बाहर आ जाते हैं। क्लियर। अब हमें ये प्रोसेस पता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से किस तरह काम लेता है, हम इस प्रोसेस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है इसके साथ अपना रिक्वायर्ड जो जीन है वो लगा देते हैं। यानी ऐसा जीन्स जिससे हम चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया के अंदर जाए और अपनी प्रोडक्ट बनाए, वो जीन हम इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अटैच कर देते हैं। और कोई भी ऐसा डीएनए जिसके साथ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए अटैच हो तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास फॉरेन डीएनए मौजूद हो
वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ट्रांसजेनिक यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म विच हैव फॉरेन डीएनए, जिसके सेल में बाहर का डीएनए मौजूद हो। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, वायरस के डीएनए के साथ हमने अटैच किया अपना जो रिक्वायर्ड जीन है, जिसकी प्रोडक्ट हम बैक्टीरिया से बनवाना चाहते हैं, तो वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो वो वाला डीएनए भी चूंकि अटैच होगा, वो भी इस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। जिस तरह ये वायरस का डीएनए अपनी कॉपीज़ बनवा रहा होगा, इसी तरह ये वाला डीएनए भी अपनी कॉपीज़ भी बनवा रहा होगा। और इस डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जैसे मैं कहता हूँ इंसुलिन का जीन है, ये इंसुलिन का डीएनए का पोर्शन है, तो वो इंसुलिन भी बना रहा हो। तो इससे हमें दोनों फ़ायदे हासिल होंगे, जीन की कॉपीज़ भी बन रही होंगी और साथ प्रोडक्ट भी बन रही होगी। तो इस वजह से ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एक एज ए कैरियर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था ना, जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, तो प्लाज्मिड एक्ट एज ए कैरियर या वेक्टर, कि ये कोई भी जीन बैक्टीरिया के अंदर लेके जा सकते हैं जो हमने उस प्लाज्मिड में लगाया होगा। तो ये इसी बात लिखी गई, यूज्ड एज ए कैरियर, ये कैरियर के तौर पर। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है उसको मॉडिफाई किया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको बैक्टीरियोफेज के डीएनए में इंसर्ट करते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये उसने चूंकि बैक्टीरिया के अंदर जाना है, तो वो अपने हमारे वाले जो डीएनए या जीन है उसको भी बैक्टीरियल सेल में लेके जाएगा। फिर वायरस क्या करेगा, वायरस अपना डीएनए को जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंसर्ट करेगा तो हमारा जो जीन है वो भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। वायरस इनकॉर्पोरेट का मतलब दाखिल करना इट्स डीएनए इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, वायरल डीएनए आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए का जो वायरल डीएनए वो पार्ट बन जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये जो बैक्टीरिया जिसके पास फॉरेन जीन मौजूद है, वायरस का जीन मौजूद है, जो हमने जीन दिया था वायरस को वो भी मौजूद है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो जब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में इनकी कॉपीज़ बनेंगी, वायरस वगैरह की कॉपीज़ बनेगी, टू गेट कॉपीज़, तो हमारी जीन्स की कॉपी भी बन जाएगी। और चूँकि जीन मौजूद है तो हमारी जो प्रोटीन हम चाहते हैं, इंसुलिन बनवाना चाहते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनवाना चाहते हैं, कोई क्लॉटिंग फैक्टर बनवाना चाहते हैं, कोई वैक्सीन की कैटेगरीज बनवाना चाहते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप कह सकते हो प्रोडक्ट है वो हम बैक्टीरिया से इस मेथड के ज़रिए से बनवा सकते हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था बैक्टीरियोफेज। अब बस एक आर्टिकल रह गया है, उसमें हम HIV को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।